बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान खान। नाज़रीन, PMLN ने अपनी सियासी जद्दोजहद और कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और इसका आगाज़ उन्होंने बाकायदा कराची के दौरा और MQM से मुलाकात से किया। सबसे पहले उन्होंने MQM को से साथ मिलाने के लिए वहाँ एफर्ट्स की जो उनकी कामयाब रही। इलेक्शन से पहले ही अब MQM PMLN के साथ मिल चुकी है। इलेक्शन के बाद PMLN के साथ आने की बजाय इलेक्शन से पहले ही इत्तेहाद बना चुकी। इसके बाद PMLN ने क्वेटा का रुख किया और बलूचिस्तान की जो सियासत थी उसको अपने काबू में किया। उनकी जो मुलाकात बाप पार्टी के साथ हुई, इसके साथ उनकी बाकी भी जो लीडिंग चार और जमातें हैं, NP, BNP, PTI और पीपल्स पार्टी, उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई और उनके जो अरकान थे वो भी PMLN के अंदर शामिल हुए। बलूचिस्तान के जो 30 के करीब लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने उनको अपने साथ शामिल किया। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पंजाब से निकलकर कराची जाना और कराची की सीटों को किसी हद तक अपने कंट्रोल में करना और उसके बाद फिर क्वेटा में उन तमाम सीटों को कंट्रोल में करना जो मुमकिन तौर पर वहाँ पर जीत सकती हैं। इसके बाद नवाज शरीफ का अगला रुख सिंध की तरफ होगा, जिसमें वो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए GDA और मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ इत्तेहाद में जा सकते हैं। और नवाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि अगर वो GDA, MQM और मुस्लिम लीग फंक्शनल को अपने साथ मिला लें तो वो सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे के वहाँ से कुछ सीटें निकाल सकते हैं। सिंध के बाद उनका रुख KPK की तरफ होगा। वहाँ से वो कितनी सीटें निकाल सकेंगे ये बात अभी तय होना बाकी है। नवाज शरीफ का बाप पार्टी से मिलना, MQM से मिलना, GDA से मिलना, मुस्लिम लीग फंक्शनल से मिलना है तो ये रिकंसिलिएशन के नाम पर, लेकिन मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ रिकंसिलिएशन से ज्यादा अपनी पार्टी की कमजोरी का सामना कर रहे हैं। उन्हें ये मालूम है कि PMLN उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है जितनी वो 2018 या उससे पहले के इलेक्शंस में हुआ करती थी। इसलिए वो इलेक्शंस के बाद किसी अरेंजमेंट की बजाय इलेक्शन से पहले अरेंजमेंट की तरफ ज्यादा तवज्जो कर रहे हैं। उनकी तवज्जो जलसे जुलूसों से ज्यादा सियासी जमातों के साथ मुख्तलिफ अलायंस करना और उन्हें अपने साथ मिलाने में है। रिकंसिलिएशन तो उस वक्त होती जब वो एक मजबूत पोजीशन पे मौजूद होते। PMLN इस वक्त चूंकि 16 माह की पिछली गवर्नमेंट में जाने के बाद कमजोर फुटिंग्स पे खड़ी है और उनका वो बयानिया जो परफॉर्मेंस के हवाले से था वो भी वो वहाँ पर पिट गया। PDM की गवर्नमेंट रही, उसने सबसे ज्यादा नुकसान PMLN को पहुंचाया, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर PMLN को सहारा देने के लिए आना पड़ा और आने के बाद फिर मुख्तलिफ पार्टियों के साथ रिकंसिलिएशन के नाम पर उन्हें इत्तेहाद करने पड़े और यही वो मजबूरी है जिसकी वजह से नवाज शरीफ मुख्तलिफ पार्टियों के साथ इस वक्त इत्तेहाद करने पर मजबूर हैं। अगर हम ये देखें कि PDM की जो गवर्नमेंट थी वो 13 जमातों पर मुश्तमिल थी। PDM की गवर्नमेंट में PMLN का कहना ये हुआ करता था कि इतनी ज्यादा जमातों को साथ लेकर चलने में उन्हें काफी दुश्वारी थी और इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सके। और अगर वो PDM की गवर्नमेंट में इतनी जमातों को साथ लेकर जाने के बाद परफॉर्म नहीं कर सके तो अब जबकि वो 2024 के इलेक्शन में मुख्तलिफ जमातों के साथ हुकूमत बनाने की तरफ जाएंगे, जिनमें MQM भी होगी और बलूचिस्तान की पार्टीज भी होगी, GDA अगर होती है तो वो भी होगी। इस तरीके से मुख्तलिफ जमातें जब उनके साथ होंगी PMLN उस वक्त ज्यादा मजबूर नहीं हो। मैं ये समझता हूँ कि ये उस वक्त भी ज्यादा मजबूर होगी और उस तरीके से जब वो कहते थे कि हम मुख्तलिफ जमातों की ब्लैकमेलिंग का शिकार भी होते थे, तो क्या 2024 के इलेक्शंस में जीतने के बाद जब हुकूमत बनेगी तो क्या नवाज शरीफ साहब उस वक्त ब्लैकमेल नहीं होगी? मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी सूरत हाल तो मुख्तलिफ नहीं होगी। और अगर नवाज शरीफ साहब की पार्टी PDM की हुकूमत में वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी, क्या वो नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार में आने के बाद दे सकेगी? ये एक सवालिया निशान है और हमें ये देखना है कि वो कौन सी ऐसी चीज थी जो नवाज शरीफ साहब ने PDM की गवर्नमेंट के दौरान अपने भाई की हुकूमत के दौरान अपने भाई को नहीं बताई कामयाबी के हवाले से या डिलीवर करने के हवाले से, और वो उन्होंने छुपा के रखी और अब वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो वो डिलीवर करेंगे। ये भी एक सवालिया निशान है कि अब वो कौन सा ऐसा जादू की छड़ी वो चलाएंगे जिसकी वजह से वो 16 माह की गवर्नमेंट का अजाला कर सकें और अवाम की उम्मीदों को पूरा कर सकें। बलूचिस्तान के जिन सियासतदानों ने नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात नहीं की उनमें मौलाना अब्दुल वासे, अख्तर मैंगल और महमूद अचकज़ई भी शामिल हैं। ये वो सियासतदान हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया रखते हैं और चूंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर नहीं चल रहे और उनकी पूरी कोशिश है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानिया के साथ जाएं और वो तमाम उन पार्टीज को साथ लेकर चले जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलती हैं, जैसे MQM, GDA, PMLF, JI, BAP, नेशनल पार्टी, BNP, PTI और पीपल्स पार्टी के अरकान जो बलूचिस्तान में इनके साथ आए। वो तमाम ऐसी पार्टीज या ऐसे ग्रुप्स या ऐसे सियासतदान हैं जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। इस दफा नवाज शरीफ साहब ने अपने
سیاست کے انداز کو بدلا ہے۔ گزشتہ الیکشنز کے دوران اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ عوام میں جاتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ عوام میں جا رہے ہیں۔ پچھلے الیکشنز میں وہ ووٹ کو عزت دو اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگائیں گے، یا ہم الیکشنز کے بعد احتساب کی بات کریں گے، یا ان جرنیلوں کو سزائیں دینے کی یا ان ججز کو سزائیں دینے کی باتیں کریں گے جن کے ہاتھوں وہ مختلف زیادتیوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ سیاست کے میدان میں پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، تینوں بڑی پارٹیوں کے رویے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اقتدار کے حصول کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتی ہیں، اور اقتدار کے حصول کے لیے جس طریقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھنا اور ان کو خوش رکھنا ضروری سمجھا اور ان کی خوشنودی کو اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھا، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ اور سوالیہ نشان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رویے کے ساتھ پاکستان میں جمہوریت بھی کمزور ہوئی اور آئین بھی کمزور ہوا، کیونکہ آئین کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق تو جمہوری طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور جمہوری طریقہ کار کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس ملک اور قوم کے مسائل کو حل کیا جانا چاہیے۔ جب کوئی بھی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر کے اقتدار میں آئے گی تو یقینی طور پر وہ آئینی حدود سے تجاوز کرے گی یا اس سے روگردانی کرے گی۔ ایسی صورت میں وہ کس طریقے سے جمہوریت کو تقویت دے سکتی ہے یا عوام کے مسائل کو حل کر سکتی ہے؟ ہمارے سیاستدانوں کے پاس اس وقت عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں، یعنی کوئی وعدہ نہیں، اور یہاں تک کہوں گا کہ کوئی دھوکہ بھی نہیں۔ عام طور پر سیاستدان عوام میں جب جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی وعدہ کرتے ہیں۔ اب تو عوام کے پاس جانے کے لیے کسی بھی سیاستدان یا سیاسی جماعت کے پاس کوئی وعدہ نہیں، کوئی نیریٹو نہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ تمام دھوکے جو کسی بھی الیکشن میں جانے کے بعد یا جانے سے پہلے عوام کو دے سکتے تھے انہوں نے دے دیے۔ پاکستان میں نہ تو کوئی سیاسی جماعت جمہوریت پر عمل کرتی ہے اور نہ ہی آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تو یہ ضرور ہے اسٹیبلشمنٹ آئین کی بالادستی پر یقین رکھے اور جمہوریت پر یقین رکھے اور عوام کے ووٹ کو عزت دے، لیکن یہ تمام سیاسی جماعتیں خود نہ تو آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہیں، نہ جمہوریت پر، اور نہ ہی یہ خود ووٹ کو عزت دیتی ہیں۔ اور یہی وہ تضاد ہے جو پاکستان میں نہ تو عوام کے مسائل کو حل کرنے دیتا ہے، نہ جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے، اور نہ ہی آئین کی بالادستی قائم ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔